तो बेसिकली ये जो हम बातचीत डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों को, डेली 8:30 बजे क्लास चलती है आप सभी की, और वो क्लास होती है DSSB का, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की होती है ना। आपका आगामी परीक्षा संडे को है ESIC का, 13 तारीख को जस्ट उसके बाद UGC नेट का है, 18 तारीख को एम्स का है, और MPPSC का भी डेट निर्धारित नहीं की गई है, और इसका एग्जाम मई में होगा आपका 2024 में। MPPSC का जो है अगर एग्जाम इसका होगा तो मई 2024 में होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो है यहां पर समाजकारी में, अगर हम जिक्र कर रहे हैं सोशल वर्क पर। अच्छा, आप सब जानते हैं समाजकारी जो है बेसिकली सामाजिक विज्ञान से आया है। समाजकारी का जो कॉन्सेप्ट है वो सामाजिक विज्ञान से आया है। अब DSSB के सिलेबस में ये बातें साफ शब्दों में कही गई हैं कि हम सोशियोलॉजी के बारे में और क्रिमिनोलॉजी के बारे में और सोशल वर्क के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। तो समाजकारी की अवधारणा बेसिकली सामाजिक विज्ञान से आई है और उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसका उद्देश्य बेसिकली मानवतावादी दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान और प्रविधि निपुणताओं पर आधारित होता है। अब ये देखिए, जब हम यहां पर बात करते हैं कि कल्याणकारी क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं समाजकारी में, किसका? कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें हम कह रहे हैं कि मानवतावादी दर्शन पर आधारित है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, प्रविधि निपुणता पर आधारित है। तो ये काम किस पर आधारित है? आधारित है, लेकिन किस पे बेस्ड है? तो वो बेसिकली केस वर्क पर बेस्ड है, ग्रुप वर्क पर बेस्ड है, और कम्युनिटी वर्क पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है। तो इन लोगों को, ये जो प्राथमिक प्रणाली है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, इन लोगों को बेसिकली एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करता है। वही बेसिकली क्या कहलाता है? समाजकारी कहलाता है। अभी हम देखेंगे समाजकारी की परिभाषा। तो समाजकारी या समाज सेवा, समाज सेवा बेसिकली क्या होता है कि जो इच्छा से करे, जो स्वेच्छा से करे, उसे समाज सेवा कहते हैं। और समाजकारी वो होता है जो आप ट्रेडिशनल मेथड, विधि और परंपरागत तरीके से कार्य करते हैं, वो समाजकारी होता है। समाज सेवा ट्रेडिशनल मेथड से नहीं होता है। तो इसमें एक शैक्षिक और व्यावसायिक विधा है। हालांकि 19वीं शताब्दी के दौरान में समाजकारी जो है बेसिकली व्यावसायिक रूप ले लिया। समाजकारी एक व्यवसाय का प्रक्रिया है, ये 19वीं सदी में आया, पहले नहीं था, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर कहा कि सामुदायिक संगठन और अन्य विधियों के द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। सामाजिक कार्य का अर्थ होता है सकारात्मक और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों को उसके सामाजिक माहौल के बीच में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर करना, ताकि वो अपनी जिंदगी को जरूरतें जो होती हैं, बेसिक जो नीड होती हैं, उसको पूरा कर सके, और जो अपनी तकलीफें होती हैं, जो उनकी तकलीफें हैं, उन तकलीफों को वो कम कर सके, और वो इंडिपेंडेंट हो सके, स्वावलंबी हो सके, समाज की मुख्य धारा से स्वतः वो जुड़ सके। इसी प्रक्रिया में समाजकारी लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए उन्हें अपने ही मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में एक सहायक का कार्य करता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? समाजकारी कहते हैं, है ना। तो किसी भी जीविका को हम व्यवसाय की संज्ञा तभी दे सकते हैं जब वह ज्ञान और विज्ञान पर आधारित होगा। तो समाजकारी किस पर आधारित है बताइए? समाजकारी ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि समाजकारी व्यवसायिक है। समाजकारी व्यवसायिक कब हुआ? 19वीं सदी में हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो व्यवसाय के अन्य सभी गुण उस जीविका में विद्यमान होते हैं जो समाजकारी में सभी गुण विद्यमान होने के कारण, जिनके आधार पर उसे एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो व्यवसाय समाजकारी अपनी 3 प्रणालियां लेकर आता है। व्यवसाय समाजकारी की अपनी 3 प्रणालियां हैं, और यह बात आपको पता होना चाहिए। 3 प्रणालियां कौन कौन सी हैं? सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य, सामूहिक सेवा कार्य, सामुदायिक संगठन। इन्हीं के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति, समूह और समुदाय की सहायता करता है, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि समाज कार्य अन्य व्यवसायों से अलग माना जाता है, क्योंकि हम यहां पर प्राथमिक प्रणाली के माध्यम से कार्य करते हैं। समाजशास्त्र में नहीं करते, ना ही क्रिमिनोलॉजी में करते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं समाजकारी के अर्थ पर। प्राचीन काल से ही मानव समाज में अनेक समस्याएं रही हैं और कठिनाइयां रही हैं। यह बेरोजगारी, निर्धनता, बीमारी, अशिक्षा आदि, जिसके कारण मनुष्य का सामाजिक वातावरण प्रभावित होता है। सामाजिक कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। मनोसामाजिक समस्याओं को सुलझाने और परोसने का कार्य वैज्ञानिक पर आधारित प्रणालियों के द्वारा किया जाता है ना। ये बात सत्य है कि समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, है ना। जिससे बेरोजगारी आप कह सकते हैं एक प्रकार की समस्या है, बीमारी है, निर्धनता है, अशिक्षा है, इत्यादि समस्याएं हैं। इन समस्याओं में अगर हम बात करते हैं तो इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जो कार्य करता है वो सामाजिक कार्यकर्ता करता है काम।
मनोसामाजिक समस्याओं को सुलझाने का काम कौन करता है? सामाजिक कार्यकर्ता करता है। और वो किस तरीके से करता है? वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पे करता है, प्रविधि के आधार पे करता है, मानवतावादी के दर्शन के आधार पे करता है ना, इत्यादि के आधार पर जो है जो 3 प्रणालियां हैं, जैसे चाहे वो केस वर्क के माध्यम से करे, वो ग्रुप वर्क के माध्यम से करे, वो कम्युनिटी वर्क के माध्यम से करे, इन माध्यम से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति हमेशा अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। समाज कार्य सहायता उन समस्याओं को और कठिनाइयों को हल करने के लिए प्रदान की जाती है जिसे स्वयं हल नहीं किया जा सकता है। समाज कार्य एक सामाजिक विज्ञान है। हालांकि समाज कार्य भी एक सामाजिक पाठ है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान से ही समाज कार्य आया। समाज कार्य में एक प्रविधि के माध्यम से, एक वैज्ञानिक विधि के माध्यम से, एक कौशल के माध्यम से किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये ट्रेडिशनल सोशल वर्क है, या आप ये कह सकते हैं प्रोफेशनल सोशल वर्क है। यह वैज्ञानिक और व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली पर आधारित होता है जिसका उपयोग करने से सेवार्थी को सहायता मिलती है। तो हम इसका उपयोग करके सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं, या सेवार्थी को हम मदद प्रोवाइड करते हैं, या मदद उसे प्रदान करते हैं। सहायता देने वाला क्या कहलाता है? कार्यकर्ता कहलाता है। समाज में सहायता देने वाला क्या कहलाता है? सामाजिक कार्यकर्ता कहलाता है। ठीक है। और सहायता लेने वाला क्या कहलाता है? सेवार्थी कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ परिभाषाएं हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा, अपने स्क्रीन को भी आप चाहो तो यहाँ पे जूम कर सकते हैं। ठीक है। तो एक परिभाषा है, उन परिभाषा के माध्यम से हम थोड़ा सा जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने किस तरीके से समाज कार्य को डिफाइन किया है। जैसे बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑथर फिंक का नाम। ऑथर फिंक ये लिखा हुआ है, बेसिकली समाज कार्य अकेले या समूह में व्यक्तियों के वर्तमान और भावी ऐसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो समाज में पूर्ण अथवा प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती है अथवा रोक सकती है के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रचलित सेवा का प्रावधान होता है। देखिए टोटल अगर हम बात करें आप लोगों से, जो समाज कार्य की भूमिका होती है वो बेसिकली समूह के माध्यम से होता है, केस के माध्यम से होता है, समुदाय के माध्यम से होता है। समाज की कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को रोकने का प्रयास करता है। और ये बात कहने वाला अगर कोई विद्वान था तो उनका नाम था ऑथर फिंक। वहीं बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के बारे में। बहुत ही फेमस पर्सन। इनकी एक परिभाषा है, समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान और मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित होती है। ठीक है। ठीक है। फिर कहता है कि एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों के अकेले और समूह और सामाजिक व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है। तो देखिए समाज कार्य जो है बेसिकली कला और विज्ञान दोनों के रूप में उभर के सामने आया है। समाज कार्य की अगर परिभाषा कोई आपसे पूछे तो आप ये भी कह सकते हो कि समाज कार्य जो है कला और वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। समाज कार्य की परिभाषा जो है कला में भी आती है और वैज्ञानिक प्रविधि के रूप में भी आती है सामने उभर के। ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा ये बातें भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि परीक्षा में इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, है ना। सर ये फ्रीडलैंडर और फिंक बताए हैं सर, उनका एक दो वर्ड्स जो होता है इनसे रिलेटेड वो लिखवा देखिए दीजिए ना सर। बिल्कुल, जैसे अगर मैं कहूँ फ्रीडलैंडर की अगर कोई परिभाषा है तो एक परिभाषा याद रखिए, कला एवं विज्ञान है। समाज कार्य क्या है? कला और विज्ञान है। ये परिभाषा याद रखिए। ऑथर फिंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, ऑथर फिंक का नाम छोड़ दीजिए, है ना। बात करते हैं 1926 में एक परिभाषा आई थी, एक परिभाषा दी गई थी 1926 में, और वो परिभाषा जो आई थी सन 1926 में एलिस चेनी का आया था। इन्होंने कहा था कि समाज में सभी स्वैच्छिक प्रयास शामिल है। तो मैं यहाँ पे आपसे कहूंगा केवल और केवल अगर किसी की परिभाषा में कोई शब्द आता है तो वो स्वैच्छिक प्रयास आता है, और स्वैच्छिक प्रयास की कोई प्रक्रिया अगर है तो वो एलिस चेनी की है। ठीक है। 1926 में ये बात कही थी, जिसका संबंध सामाजिक संबंधों से होता है जो वैज्ञानिक ज्ञान और विज्ञान प्रणालियों पर उपयोग करते हुए उसके कार्य को किया जाता है। ठीक है। तो ये एलिस चेनी की परिभाषा बन जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये 3 परिभाषा मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनको परिभाषा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं मैं आपको अलग से यहाँ पर बता देना चाहूंगा ताकि आप उसे नोट कर लीजिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजिली उसको बता सके। एक विद्वान का नाम आता है बीजी खेर। बीजी खेर की परिभाषा परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है, और इनकी जो परिभाषा है समाज कार्य गत्यात्मक कार्य है। समाज कार्य क्या है? एक गत्यात्मक कार्य है। यह परिभाषा अगर कोई पूछा जाए
तो आप सीधा बीजी खेर का नाम लिखाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक विद्वान का नाम आता है वाल्टर इंद्रास फ्रीडलैंडर। और फ्रीडलैंडर की परिभाषा अभी अभी मैंने आपको बताया है। समाज कार्य क्या है, बताइए आप। समाज कार्य विज्ञान एवं कला। कला एवं विज्ञान या विज्ञान एवं कला, बिल्कुल बात आप कह सकते हो, ये करेक्ट जवाब है आपका। ये वाल्टर इंद्रास फ्रीडलैंडर की परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने एक विद्वान का और नाम आता है, वो यंग लार्ड नाम आता है। यंग लार्ड। यंग लार्ड की परिभाषा अगर हम लोग बात करते हैं तो उनकी परिभाषा बनती है समाज कार्य जो है व्यक्ति, समाज कार्य व्यक्ति द्वारा पर्यावरण, व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध है, के साथ अंतर संबंध है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा कोनोफ्का का नाम। क्या नाम सुना होगा? कोनोफ्का का नाम सुना होगा। कोनोफ्का के अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो याद रखिएगा, समाज कार्य जो है, समाज कार्य नैतिक, समाज कार्य नैतिक मांगों पर आधारित है, मांगों पर आधारित है। ये परिभाषा हो जाएगी समाज कार्य के अंतर्गत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिएगा। अब देखिए यंगलाड की परिभाषा का अगर बात करते हैं हम लोग, अगर कोई परीक्षा में भी अगर आपसे पूछ भी लेता है तो 1946 की जिक्र करते हैं ये, है ना। ये एलिस्टनी आपको याद होना चाहिए। 1958 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाल्टर इंद्रास फ्रीडलैंडर का नाम आता है। ठीक है, यहां पर हमें देखने को मिल जाता है यंगलाड, सॉरी वाल्टर इंद्रास फ्रीडलैंडर की परिभाषा में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं तो ठीक है, इतनी आप ये दो तीन जो है परिभाषा। ऑथर फिंक आपको मैंने भी बताया था, ऑथर फिंक की परिभाषा, ऑथर फिंक की जो परिभाषा थी, आप चाहो तो इनकी परिभाषा में 1943 लगा सकते हो, 1943 लगा सकते हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी बातें आपको बता दीजिए एक बार। समाज कार्य की ये जो थी थोड़ी सी परिभाषाएं थी जो मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की, ठीक है, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की कुछ किताबों पे बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आपने इनका नाम सुना भी है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऑथर है ये। इनसे संबंधित परीक्षा में आप लोगों से किताबें सोशल वर्क में पूछी जाती हैं, है ना, इनकी बुक को लेकर। तो इनके बुक का नाम आप सभी लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है आप लोगों को देखने को मिल जाए, है ना। पहली बुक, एक किताब का इनका जो नाम था, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, वाल्टर ए फ्रीडलैंडर। पहली बात, इनका जो कहना है कि समाज कार्य जो है दो प्रणालियों पर आधारित है। एक है प्राथमिक प्रणाली, दूसरा है द्वितीयक या गौड़ या सहायक प्रणाली। ठीक है, अब देखिए फ्रीडलैंडर ने प्राथमिक प्रणाली में किसे रखा? वैयक्तिक कार्य को रखा और समूह कार्य को रखा और समुदाय कार्य को रखा। ये शामिल रहेगा, 3 याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सहायक प्रणाली में, तो समाज कल्याण प्रशासन रखा, ये सहायक प्रणाली है। दूसरा सामाजिक क्रिया है, तीसरा सामाजिक शोध है। ये किसने बताया? वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। इनका अगला कॉन्सेप्ट जो है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट अगला दिया है, उस किताब का नाम इन्होंने लिखा था
और वो था कॉन्सेप्ट्स एंड, क्या था, कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क, ऑफ सोशल वर्क। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का ये कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूंगा इस किताब को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये परिभाषाएं परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। अच्छा, ये किताब आई कब थी, प्लीज बताइएगा एक बार जरूर मुझे कि यह कॉन्सेप्ट जो है कब इन्होंने ये किताब मेंशन किया था, कॉन्सेप्ट मेथड्स ऑफ सोशल वर्क का। ये किताब कब इनके द्वारा रचित है या कब इसके द्वारा दी गई थी, तो बता दीजिएगा आप लोग। 1958। क्या बताएंगे आप लोग? 1958 बताएंगे। क्लियर रहेगा? साथ साथ बोलते भी चलिएगा आप सभी लोग। जी सर। हाँ, दूसरा एक इनके अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट और आया। अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, इनकी एक और किताब आई और उस किताब का इन्होंने नाम रखा था इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। ये किताब किसके द्वारा लिखित है, तो भी आप नाम बताएंगे, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय के बारे में, है ना, सोशल वेलफेयर। अच्छा, ये बुक आई तो कब, इस किताब को कब इनके द्वारा लिखा गया था, तो आप जरूर बताएंगे, नाम बताएंगे प्लीज इसका वर्ष, कि इसका वर्ष कब आता है। इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर का पब्लिश करने का डेट इसका क्या मेंशन करना उचित समझेंगे, प्लीज बताइए एक बार। जी 1957। अच्छा, और भी कोई लोग? 1980। 1980 1 जनवरी को ये किताब जो है पब्लिश की गई, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। नाम याद रखेंगे आप सभी लोग, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर बहुत ही फेमस किताब रही है समाज कार्य के अंतर्गत। इस किताब को लेकर कई बार परीक्षाओं में भी सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर रहेगा? बताते चलिए साथ साथ। ठीक है, बस ये, हाँ, ये 2-3 बातें आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और एक परिभाषा मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बता दिया हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समाजकारी बेसिकली 3 टाइप का यहां पर बताया गया। समाजकारी जो बताया गया वो कितने प्रकार बताए गए? 3 प्रकार बताए गए। एक बताया गया केस वर्क, एक बताया गया ग्रुप वर्क, एक बताया गया कम्युनिटी वर्क। अब मेन हालांकि इन पे मैं बातचीत करूंगा आप लोगों से, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि 3 प्रकार हैं क्या, कौन कौन से समाज सेवा का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए, एक तो व्यक्तिगत समाज सेवा होता है। व्यक्तिगत समाज सेवा में आपको ये केवल ध्यान रखना है कि वो इंडिविजुअल का होगा, है ना। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न या परिस्थितियों में उत्पन्न उनकी कतिपय समस्याओं के समाधान के लिए करता है, जिससे वह समाज के द्वारा स्वीकार संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। कहने का जो तात्पर्य है मेरा कि इस व्यक्तिगत सेवा कार्य में एक इंडिविजुअल व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति के साथ आप कार्य करेंगे। यहां पे जैसे अगर मैं आपसे कहूं परिवार, क्या बोल रहा हूं, परिवार, तो परिवार यहां पे देखिए, ये मत सोचिएगा कि परिवार जो समूह में आ गया, क्योंकि 5-6 लोग एक परिवार में हो सकते हैं आप जब काम करेंगे। नहीं, परिवार एक इकाई होती है। परिवार एक इकाई होती है। इकाई का मतलब होता है यूनिट। जब कोई भी प्रक्रिया परिवार आए या व्यक्ति आए, इंडिविजुअल करके नाम लिखकर आए, तब आप लोग कहेगा कि वो व्यक्तिगत सेवा कार्य है। तो परिवार में, परिवार के साथ जब काम करेंगे तो भी व्यक्तिगत सेवा कार्य कहलाएगी, और अगर आप एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं तब भी वो व्यक्तिगत सेवा कार्य कहलाती है। ठीक है, और उन्हीं की जो मनोसामाजिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो शारीरिक समस्याएं इत्यादि जिस प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो समाधान करता है सामाजिक कार्यकर्ता, वो समाज कार्य की विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं, जो टेक्निक है, जो सिद्धांत है, जो कौशल है, उन्हीं के आधार पर उनकी समस्या का समाधान करता है। तो व्यक्तिगत सेवा कार्य में इस तरीके का प्रोसेस फॉलो होता है।
दूसरा होता है सामूहिक समाज कार्य। इसका मतलब होता है कि ग्रुप, ये भी एक प्रकार की विधि होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जब ग्रुप बनाते हैं हम लोग, तो जैसे मैंने एज के अनुसार ग्रुप बना लिया, मैंने महिला का ग्रुप अलग कर लिया, पुरुषों का ग्रुप अलग कर लिया, बच्चों का ग्रुप अलग कर लिया, ऐसे भी ग्रुप बना दिया। मतलब क्लास इसको बोलते हैं। क्लास का मतलब वर्ग होता है, तो वर्ग के आधार पर भी ये कार्य होता है। और आपने मान लीजिए कि महिला, बच्चे और पुरुष सबको इन्वॉल्व करके एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, तो उनके आधार पर जैसे एज के अनुसार भी बात बना सकते हैं आप लोग। भाई 0 से लेकर अगर मान लीजिए 5 वर्ष के बच्चे हैं, उनके साथ कार्य हो रहा है। फिर आप 12 से लेकर 18 साल के बच्चे किशोरावस्था में है, तो इनके साथ कार्य हो रहा है। फिर ये 19 से लेकर 25 वर्ष की बात है, तो वयस्क के बच्चे जो हैं उनके साथ कार्य हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप के माध्यम से भी कार्य करेंगे आप। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामूहिक। लेकिन इनकी जो समस्याएं होंगी वो कॉमन होगी। ये नहीं कि ग्रुप में जो है एक समस्या शारीरिक वाली होगा, बच्चा होगा, तो एक समस्या सामाजिक समस्या वाला होगा। इस तरीके से ग्रुप नहीं बनाए जाते हैं। ग्रुप आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो शारीरिक समस्या के व्यक्ति हैं उनको एक ग्रुप में रख लिया, जो सामाजिक समस्या वाले हैं उनको एक ग्रुप में रख लिया, ठीक है। इस तरीके जो कोई बीमारी से ग्रसित है, तो बीमारी से, जैसे कोई बीमारी एक पर्टिकुलर डाउन सिंड्रोम से हो सकता है, कोई सिजोफ्रेनिया या मतिभ्रम से हो सकता है, ठीक है, हेलुसिनेशन से हो सकता है, इत्यादि प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्या के आधार पे भी आप लोग क्या कर सकते हो? इनके ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो यहां कहने का भाव ये रहा कि एक विधि है जिसके माध्यम से किसी सामाजिक समूह के सदस्यों की सहायता एक कार्यकर्ता के द्वारा की जाती है, जो समूह के कार्यक्रमों और उसके सदस्यों की अंतःक्रिया को निर्देशित करता है, जिसमें वे व्यक्ति के प्रगति और समूह के लक्ष्यों को प्राप्ति में योगदान कर सके। यानी कहने का भाव ये है कि अब आपने जिस ग्रुप का आपने चुनाव किया, जो ग्रुप आपके लिए प्रॉब्लमेटिक वाला ग्रुप है, उनकी अंतःक्रिया को लेकर उनका एक प्रकार से मनोसामाजिक अध्ययन करेंगे। और उन केस स्टडी में या उन अध्ययन में क्रिया का क्या मीनिंग होगा सर? एग्जैक्ट मीनिंग? अंतःक्रिया का मतलब ये होता है कि उसकी पर्टिकुलर कोई समस्या है अंतःक्रिया में, है ना? अंतःक्रिया का तात्पर्य, ओके, देखिए अंतःक्रिया का जो तात्पर्य होता है सर, जैसे अगर मैंने कहा कि मेरी कोई समस्या है, ठीक है, अब मेरी समस्या अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया आप ऐसे भी कह सकते हो कि सामाजिक के संबंध में हो सकती है, या आप ऐसा भी कह सकते हो अंतःक्रिया में कि मान लीजिए कोई मनोसामाजिक समस्या हो सकती है, भीतर ही भीतर चलने वाली कोई क्रिया हो सकती है, ठीक है, तो कोई बीमारी हो सकती है। तो पर्टिकुलर मेरी कोई समस्या है, वो अंतःक्रिया है। तो ग्रुप में अंतःक्रियाओं की समस्याओं का समाधान, तो अंतःक्रिया भीतर ही भीतर चलने वाली क्रिया को अंतरक्रिया कहते हैं, और भीतर ही भीतर चलने वाली जो भी समस्या उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अंतःकरण को शुद्धिकरण की प्रक्रिया में भी जाना जाता है। अंतःकरण को इंटरेक्शन कहते हैं या इंटरवर्किंग भी बोला जाता है अंतःक्रिया को, है ना। अब आपसी प्रभावों की एक प्रणाली के साथ बधे हुए सामाजिक सदस्यों के परस्पर अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। तो एक परिभाषा अगर आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो सिराज जी, तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पे आपसी, ठीक है, प्रभावों की एक प्रणाली में एक साथ, अब समझिए यहां पे एक साथ की बात आई है तो यानी ग्रुप हो रहा है, एक साथ बंधे हुए, ठीक है, एक सामाजिक सदस्यों के परस्पर यानी ट्रेडिशनल परस्पर अंतः क्रिया सामाजिक अंतः क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये उसका पार्ट बन जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःक्रिया के रूप में जानते हैं। अंतःक्रिया इन्हीं को कहा जाता है। अब अंतःक्रिया में परिपेक्ष में, ठीक है, बिजनेस से सामान खरीदारी की बात हो, ग्रुप में किसी विषय पर चर्चा की बात हो, यह अंतःक्रिया है। ये सभी उदाहरण हैं अंतःक्रिया के, है ना, सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखिए टीवी पर धारावाहिक देखना सामाजिक अंतःक्रिया है, लेकिन टीवी के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो अंतःक्रिया का परिप्रेक्ष्य बेसिकली क्या होता है कि मनुष्य के सामाजिक प्राणियों के आधार पर भाषा के द्वारा ही विचार, भाव, इच्छा, व्यवहार को प्रकट किया जा सकता है ना। दूसरे को व्यक्ति
भाव, विचार और विचारों की इच्छा के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। वक्ता और श्रोता के बीच में जो संवाद है, संप्रेषण है, उन्हीं के माध्यम से क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से मानवीय विचार का विनिमय होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःक्रिया का रूप देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अगले शब्दों में। तो अगला जो पॉइंट हमारे सामने आता है, कम्युनिटी ग्रुप वर्क आता है या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठनकर्ता जो है संगठनकर्ता जो है सहायता से एक समुदाय के सदस्य की समुदाय और लक्ष्यों से अवगत होकर उपलब्ध साधनों के द्वारा उनकी पूर्ति आवश्यकताओं में नियमित सामाजिक एवं संगठित प्रयास करता है। तो कहने का मतलब यह है कि कम्युनिटी में भी बेसिकली होता है, लेकिन कम्युनिटी में यहाँ पे टारगेट ये नहीं किया जाता है कि ये ग्रुप बना हुआ है, लेकिन ग्रुप का एक प्रकार से पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि उस कम्युनिटी में देखा जाता है कि उस कम्युनिटी की नीड क्या है ना। भाई जागरूकता सी हो सकती है नीड, उनको पता नहीं है कि ये बीमारी है, ठीक है, हो सकता है वहां पे जो है साफ सफाई नहीं हो पा रही है, इसलिए ऐसा भी पार्ट हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है। तो उनपे हम क्या करते हैं, एक सामुदायिक संगठनकर्ता क्या करता है, उस पूरे समुदाय को सुधारने का प्रयास करता है ना, उस पूरे समुदाय को सुधारने का प्रयास करता है। बेसिकली जो भी कार्य करेगा वहां पे संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कम्युनिटी वर्क में कम्युनिटी किट होता है, उसका प्रयोग होता है। कम्युनिटी वर्क में कम्युनिटी किट का प्रयोग होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और बिना साधन का कोई भी कार्य नहीं होगा, चाहे वो केस वर्क हो, चाहे ग्रुप वर्क, चाहे कम्युनिटी वर्क, सभी में होता है, सभी में कार्य होता है। लेकिन खासकर पर्टिकुलर में ये बात कही जाती है कि संसाधनों का होना अत्यंत आवश्यक है कम्युनिटी वर्क में, और उन्हीं संसाधनों के माध्यम से ही हम उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कुछ भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे इनके बारे में एक एक करके। जैसे हम पहले एक बात बता दें आप लोगों को, महात्मा गांधी जी जो है भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले राव भी हैं, अन्ना हजारे का नाम है, बाबा आमटे हैं, विनोबा भावे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेघा पाटेकर है, मेनका गांधी, किरण बेदी, अरुणा रॉय और संतोष हेगड़े और कैलाश सत्यार्थी। कुछ ऐसे ही विद्वान मैंने अभी जो आपको हाल ही में बता रहा हूं, क्योंकि ये परीक्षा में आप लोगों से पूछे जाते कभी कभी कि बताइए निम्न में से कौन से भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कौन से भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं। ठीक है, यह भी पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, याद रखिए। मध्य प्रदेश की एक सुनीता करके नाम आता है, बहुत ही फेमस सामाजिक कार्यकर्ता है, आज वर्तमान में भी है, अभी उनका परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, उन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। अब देखिए समाज कार्य के उद्देश्य क्या बन सकता है, बेसिकली इसका मोटो क्या है। इसका मोटो जो है समाज कार्य का कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास हेतु लोकतांत्रिक नियोजन द्वारा कल्याणकारी समाज की स्थापना करना होता है। समाज कल्याण प्रशासन न केवल संस्था के कार्यों को संपादित करता है, बल्कि उन संस्थाओं को निरंतर उन्नति की दिशा में बढ़ाने का प्रयास करता है, वही बेसिकली समाज कार्य का उद्देश्य होता है ना। तो समाज कार्य का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हो कि मानवतावादी दर्शन पर आधारित है, वैज्ञानिक ज्ञान और प्रविधि निपुणताओं पर आधारित व्यक्तियों, समूह और समुदायों को एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करता है। हम उसे भी क्या कहते हैं एक प्रकार से कि ये भी एक प्रकार का सोशल वर्क का जो है एम है या उद्देश्य है। ये भी आपकी बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां मेरा कहने का जो भाव है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक कुछ एरियाज होते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी एक चीज को इंडिकेट नहीं किया गया है ना। शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, ठीक है, नैतिक हो गया, व्यावसायिक हो गया, इत्यादि बहुत सारे आयाम हैं। ठीक है, उन सभी आयामों पर जो है समाज कार्य का उद्देश्य होता है कि उनको जो है उस एरिया में सक्षम बनाना है, उन्हें समाज की मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, मुख्य धारा में उनको जोड़ना है। यह सोशल वर्क का एक अहम उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि समाज कार्य जो है पेशे का मतलब था व्यवसाय का एक प्राथमिक लक्ष्य मानव कल्याण को बढ़ावा या बढ़ाना और गरीबी में रहने वाले कमजोर, दमित और वांछित लोगों को जरूरतें और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी लोगों की बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना ही क्या कहलाता है, समाज कार्य का उद्देश्य कहलाता है। तो व्यवसाय के आधार पर भी प्राथमिक लक्ष्य यही होता है कि मानव कल्याण को बढ़ाया जाए, गरीबी को कम किया जाए, जो दमित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, और जो महिलाएं हैं जिनको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है, तो उनके अधिकारों से उनसे रूबरू करवाया जाए, उनको सशक्तिकरण के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, है ना। तो जो टोटली आप ये कह सकते हो कि जो मनुष्य की मेन नीड है उनकी जो है हेल्प करना, ये समाज कार्य का एक प्रकार का उद्देश्य होता है मेन। ठीक है, जो मेन उनका वो है आवश्यकता है।
मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना भी समाज कार्य का उद्देश्य है। सामाजिक प्रगति और विकास के अवसर देना ये भी सामाजिक कार्य का उद्देश्य हो जाएगा। सामाजिक कुरीतियों के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना भी एक प्रकार के समाज कार्य का उद्देश्य हो जाएगा। व्यक्तियों में स्वयं सहायता की क्षमता का विकास करना, यानी व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्णय यानी इंडिपेंडेंट हो सके, स्वतः निर्णय ले सके, है ना, स्वयं अपनी मदद कर सके, तो इसलिए वहां पर भी ये समाज कार्य का उद्देश्य बन जाता है। समाज में अगर हम बात करें, शांति व्यवस्था को कायम करने का भी प्रयास करना, लोगों की मानसिक समस्याओं को हल करने में भी उसकी मदद करना, लोगों में सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना, लोगों के अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कराना, लोगों की सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी बनाने में मदद करना, समाज की समस्याओं को दूर करने में जनमत तैयार करना, है ना, इत्यादि इसी तरीके के बहुत सारे जो हैं उसके उद्देश्य रखे गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, और भी कुछ हैं यहाँ पे। कह सकते हैं लोगों की क्षमता को विकसित करें ताकि वो समस्याओं का समाधान कर सके, पर्यावरण को स्वच्छ एवं विकास अनुकूल बनाने में उसकी सहायता करना, लोगों के कल्याण के लिए उचित सामुदायिक संसाधन की व्यवस्था कर देना, समाज में व्याप्त जो मनोसामाजिक समस्याएं हैं कारणों का समाधान करके समाज ही कार्य करना, एक प्रकार से समाज ही कहलाता है वो। और उसके बाद सामाजिक विकास के लिए हमें सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए सहयोग करना, समुदाय और समाज के लोगों और सदस्यों के बीच में संबंधों को मधुर एवं सौहार्दपूर्ण, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे समाज कार्यकर्ता, आप यह कह सकते हो सामाजिक कार्यकर्ता भी और सेवार्थी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, बताइए जरा एक बार। सामाजिक कार्यकर्ता प्लस में सेवार्थी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, तो संबंध बेसिकली सौहार्दपूर्ण, ये ऑप्शन में आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। व्यक्तियों के लोकतांत्रिक मूल्य और विकास करना, नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता करना, सामाजिक परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाना एवं मौजूदा कानून या अधिनियम में वांछित संशोधन का सुझाव देना। जैसे आप लोगों ने देखा अभी पॉक्सो एक्ट में संशोधन हो जाता है, फिर किशोर न्याय अधिनियम में भी संशोधन होता है, तो उसके आधार पर भी समाज कार्य जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है कुछ उद्देश्य थे, जो उद्देश्यों को यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, अब देखिए समाज कार्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे आप लोग को पता है, ठीक है, कि किसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। अंकित सिंह कह रहे हैं भाई कि लिंक आज एक्टिव होना था, अभी हुई नहीं, कल से एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, अंकित सर कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने DSSB की साथ बात कर रहे हैं। बिल्कुल, समाज कार्य की विशेषता कहता है कि समाज कार्य समस्याग्रस्त लोगों की सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है, समाज कार्य जो है सेवार्थी में स्वयं सहायता की क्षमता को उत्पन्न करने की बात करता है। समाज कार्य सहायता किसी व्यक्ति या समूह के समुदाय को प्रदान की जाती है। समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा होती है जिसमें वैज्ञानिक और व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली पर आधारित होता है। देखिए ये विशेषताएं हैं, विशेषताएं का मतलब सिंपल सी बात है भाई, आप लोग जानते, देखो मुझे यहाँ सरल शब्दों में सब चीजें लिखी गई हैं। समस्याग्रस्त लोगों की सहायता करना उसकी खास विशेषता होती है, सोशल वर्क की। स्वयं सहायता की बात करता है तो ये की खास विशेषता होती है। किसी व्यक्ति या समूह या समुदाय को अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मदद करने की, तो भी इसकी विशेषता, ये समाज कार्य की विशेषता है भाई। एक पेन की विशेषता क्या है, पेन की विशेषता ये है कि अगर मान लीजिए उसमें इंक भरी हुई है, पेन लिखने का कार्य करती है, उसी तरीके से समाज कार्य की क्या विशेषता है, लोगों की सहायता देने की बात करती है, लोगों की क्षमता का उत्पन्न करती है, लोगों में इंडिपेंडेंट बनाने का कार्य करती है, ये उसकी विशेषता होती है। तो समाज कार्य एक मनोसामाजिक अध्ययन करने की बात करता है। समाज कार्य की विशेषता यह है कि समस्याओं का निदान करना, यानी डायग्नोसिस करने का काम करता है, मूल्यांकन भी करता है, बाद में उसको पुरस्कृत भी करता है समाज कार्य का, ये भी एक प्रकार की विशेषता मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए समाज कार्य की कुछ विधियां होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्रणालियों के बारे में, और ये विधियां या प्रणालियां जो है एक ही होती हैं, और ये किसके द्वारा दी गई हैं, तो ये फ्रीडलैंडर के द्वारा दी गई हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था, 6 प्रणालियां हैं। इन 6 प्रणालियों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक का नाम है प्राथमिक, दूसरे का नाम है सहायक। सहायक को और भी नाम से जाना जाता है, इसे गौड़ भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, द्वितीयक भी बोला जाता है ना, सेकेंडरी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक प्रणाली में आप लोग सबको मालूम है कि भाई केस वर्क आता है, ग्रुप वर्क आता है, कम्युनिटी वर्क आता है, ये आते हैं ये 3। सहायक प्रणाली में कौन कौन आता है, समाज कल्याण प्रशासन आता है, और समाज कार्य अनुसंधान और सामाजिक क्रिया आती है ना, बताते रहिए, क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं समाज कार्य की कुछ मान्यताएं होती हैं। समाज कार्य की मान्यताएं क्या है, हेलन क्लार्क ने कहा कि भाई समाज कार्य की जो मान्यताएं हैं वो 6 टाइप की मान्यताएं हैं। नाम याद रखिएगा हेलन क्लार्क का। हेलन क्लार्क बहुत ही फेमस पर्सन है, इन्हीं को अगर बात करें तो इनको लेन क्लार्क भी कहा जाता है, हेलन क्लार्क को लेन क्लार्क भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है बेसिकली समाज कार्य एक व्यवसाय है, बिल्कुल बात सत्य है। इन्होंने कहा है कि मानव व्यक्तित्व को समझना अत्यंत आवश्यक है, ये मान्यता है उसका। समाज कार्य जो है समाज कल्याण 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं।
समाज कार्य अलग बात है, समाज कल्याण अलग बात है। समाज कल्याण बेसिकली सहायक प्रणाली, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका नीति वगैरह लागू हो जाता है, कार्यक्रम वगैरह लागू हो जाता है ना, योजनाएं वगैरह लागू हो जाती हैं, तो वो समाज कल्याण होती है। तो दोनों अलग अलग बात है, समाज कार्य अलग बात है और समाज कल्याण अलग है। तो क्योंकि एक सहायक है एक प्राथमिक है। समाज कार्य जो है समाज की कार्य करने की अपनी प्रक्रिया और प्रवृत्ति होती है, लेकिन वह महारत हासिल करने में अधिक संलग्न रहता है। तो बेसिकली अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, समाज कार्य की, और उनके आधार पे क्या करता है, वो कार्य करता है। तो ये कहने का तात्पर्य है एक प्रकार से मान्यताएं में। फिर कहता है सामाजिक कार्यकर्ता अपने समुदाय के संसाधनों का बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, अगर सोशल वर्कर को नॉलेज नहीं होगी टेक्निक वगैरह के बारे में या प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में, नॉलेज वगैरह के बारे में, तो कैसे काम करेगा। तो इसलिए कहा जाता है, ये मान्यता है, हेलन क्लार्क ने कहा है कि सोशल वर्कर को जो है अपने समुदाय के संसाधनों के बारे में बहुत गहरा जानकारी होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के प्रति जो है जागरूकता होना भी चाहिए। यानी बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण के संबंध में उसे भी जागरूकता होना चाहिए, व्यक्ति के संबंध में भी उसे जागरूकता होना चाहिए। व्यक्तिगत कोई समस्या है, वो क्या कारण बनाती है, उन कारणों को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये 6 के 6 जो है बेसिकली क्या होती है, हेलन क्लार्क की मान्यताएं होती है। हेलन क्लार्क की एक किताब आई थी, आप लोगों को पता होगा, उस किताब का नाम आपको पता है क्या, हेलन क्लार्क की सन 1947 की किताब है, बताइए किताब का क्या नाम है, बोलिए। हाँ, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। इस किताब में 3 बातें कही गई हैं। 3 बातें कौन कौन सी हैं, एक है प्राचीन युग या प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल या मध्य युग, मध्यकालीन युग, आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब देखिए, आप सबको पता होगा, आप सब जानते हैं, प्राचीन अगर हम बात करते हैं तो पहले के समय में क्या चलता था, दान दक्षिणा, आप अर्थ कह सकते हो, अर्थदान, वस्तुदान, ये पहले बहुत चलता था। आप लोग जब बचपन में रहे होंगे, गांव वगैरह में ज्यादा चलता था, आपको पता, अगर कोई भिक्षा मांगने आ जाता था तो उस समय उसको कुछ कपड़े दे देते थे, या आटा या चावल दाल एक्सेट्रा कुछ भी, है ना, मदद कर देते थे, सहानुभूति उसके ऊपर जता देते थे, तो उसको ऐसा लगता था कि ये जो है समाज कार्य हुआ। ये पहले चलता था। तो प्राचीन युग में बेसिकली निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध, निराश्रित व्यक्तियों की सहायता करके अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे, और समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता दया और सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर उसे वस्तुदान दे देते थे, अर्थदान कर देते थे। ऐसे संबंधों पर उसे कहा जाता था कि ये भैया समाज कार्य है। बट ये समय बदला, मध्यकाल आया। मध्यकाल बेसिकली 18वीं सदी में आई। 18वीं सदी में जब प्रक्रियाएं जब संचालित हुई, तो वहां पर ये वस्तुदान अर्थदान नहीं रहा, वहां पर ये जो प्रेरणाएं वगैरह थी, जो दया वगैरह था, इसको हटा दिया गया। इसको बेसिकली टोटली बेस्ड माना गया, मानवतावाद पे आधारित। यानी आप अगर हम बात, ये मानवता बस है ना, आप जानते भी हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से। मानवता क्या होती है बताइए जरा, मानवता की परिभाषा बताइए, तो फिर आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मानवतावाद प्लीज एक बार बताइए, तब मैं आपको बताता हूँ। मानवतावाद की परिभाषा बताइए, कोई भी बच्चा। अरे भाई, इतना मैं बोल रहा हूं तो आप लोग मानवतावाद की परिभाषा नहीं बता पा रहे हो। किसी की मदद करना, दुख कष्ट और आदि पीड़ा को समझ कर उसकी समस्या को समाधान करना। ओके, किसी जरूरतमंद को सहायता करना। बिल्कुल। देखिए, मानवतावाद में अगर हम बात करते हैं, जिसमें संसार के सभी मनुष्यों की मंगल कामना का विधान किया जाता है, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। अब आपका मन किया कि भाई मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करके आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, दर्शन या अभ्यास का एक दृष्टिकोण डाल रहे हैं, तो उसको बेसिकली मानवतावाद का रूप दिया गया। तो कहने का मतलब है कि मानव की गरिमा में अटूट आस्था एवं विश्वास रखने वाला एक दर्शन है, वही मानवतावाद है। मानव की गरिमा में अटूट आस्था एवं विश्वास रखने वाला दर्शन ही मानवतावाद है। तो उस समय यह हुआ करता था कि आपको लगा कि भाई इस व्यक्ति की मदद कर देनी चाहिए, है ना, आप मतलब मानवता बस,
लगा कि आपको कि इसकी मदद कर दी, कि भाई इसके पर्स में से पैसे गायब हो गए, इसकी पर्स चोरी हो गया, इत्यादि कुछ भी चीजें हो सकती है उसके साथ, है। उसकी एक समस्या है भाई कि इसको पता नहीं है कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, मान लीजिए कोई बीमारी है, तो आपको लगा कि मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए, तो आपने क्या किया, उसको जो है कुछ चीजें बता दिया होगा कि भाई आपने ये दवा लगाओ, है ना। पहले गांव में क्या होता था कि भाई वो बहुत सारी जड़ी बूटियां होती थी भाई, उससे भी लोग ठीक होते थे, तो आपने बता दिया कि भाई आप उसका इलाज करो, इस तरीके से करो, वो ठीक हो जाएगा आपकी। तो ये मानवतावाद था। तो इस तरीके की कोई प्रक्रिया हुआ करती थी, तो उसको कहते थे कि ये समाज कार्य हमने किया है। ये 18वीं सदी में था, लेकिन समय बदला, 19वीं सदी आई। 19वीं सदी में अगर हम बात करते हैं तो यहां प्रक्रिया बदल गई। यहां बेसिकली मानवतावाद को रख दिया। देखिए देखिए, मानवतावाद को छोड़ा नहीं, मानवतावाद है आज, और फिर यहीं पर एक प्रोसेस बढ़ा और वो बना व्यावसायिक प्रक्रिया। क्योंकि दान दक्षिणा भी यहां पे शामिल है, प्लस में दान भी शामिल है ना। यहां पे मानवता भी है, दान भी है, दोनों चीजें शामिल। इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने एक चीज बनाया, उसका नाम रखा व्यावसायिक। ये जो आज का समाज कार्य है आधुनिक युग में, वो व्यवसायिक समाज कार्य है। ये 19वीं सदी में है। तो कहने का जो तात्पर्य है मेरा, आप यहाँ पे ये चार शब्द बोल सकते हो कि प्राचीन काल और मध्य काल की भांति इसी काल में दया, धर्म, मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना के आधार पर जो सेवा का प्रचलन है ना, वो तो केवल नाम मात्र है। अब इसी के स्थान पे समाज कार्य जो है एक व्यवसायिक कार्य के रूप में क्या हो गया, विकसित हो गया है। इसे ही कहा जाता है कि अब ये प्रक्रिया जो है व्यवसायिक समाज कार्य होगा। तो ये हेलन क्लार्क का बेसिकली कॉन्सेप्ट था, और इन्होंने अपने उस जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस वाली सोशल वर्क की किताब थी, उसमें इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम जिक्र करते हैं तो हमारे सामने अगला पॉइंट क्या आता है, उद्देश्य। अब देखिए, समाजकारी का क्या उद्देश्य हो सकता है। समाजकारी बेसिकली अगर हम बात करें तो कुछ विद्वान हैं, उन विद्वानों के आधार पे कुछ उनके जो है बताए गए हैं अर्थ। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आप लोगों से बात करूंगा तो इनको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि 4 उद्देश्य बताए ब्राउन महोदय ने। इन्होंने कहा कि भौतिक सहायता करना, समायोजन व्यवस्थित जो है स्थापित करने में सहायता प्रदान करना, मानसिक समस्याओं का समाधान करना, निर्बल वर्ग के लोगों को अच्छे जीवन स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ये 4 टाइप का था। एक भौतिक मदद कर देना, उनकी समायोजन स्थापित करने में मदद करना, मानसिक समस्याओं का समाधान करना, निर्बल जो वर्ग के लोग हैं अच्छे जीवन के लिए सुविधा प्रोवाइड करा देना। तो ये 4 उद्देश्य थे। ये नाम है, और ये नाम है ब्राउन महोदय के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन। इनके द्वारा जो है ये 4 टाइप के उनके उद्देश्य बताए गए। हालांकि पेपर में अभी ये नहीं पूछा गया कि इन विद्वान का उद्देश्य बताइए, बट आप जरूर ध्यान में रखिए कि निर्बल वर्ग और भौतिक सहायता, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे सवाल हो सकता है आप लोगों से बना दिया जाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, रॉस ने कहा कि समाज कार्य की सभी प्रणालियों के उद्देश्य समान होते हैं। सभी प्रणालियों के उद्देश्य का मतलब समान होगा कि भाई केस वर्क हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, कम्युनिटी वर्क हो गया, इनके। फिर उन्होंने कहा कि सभी विकास बाधाओं को दूर करने की संभावनाओं की रिहाई, एक अभिन्न इकाई के रूप में कार्य करने की क्षमता आदि के आंतरिक संसाधनों के पूर्ण विकास से संबंधित है। सभी कार्यकर्ता इस अंतिम उद्देश्य की खोज में लगे हुए हैं। हालांकि इनका एक डेफिनेशन के माध्यम से उन्होंने एक उद्देश्य बताया कि सभी समान है, और सबका मतलब यही होता है कि जो उनके अंदर समस्याएं हैं, उन केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी के अंतर्गत, उन समस्याओं का समाधान करने के परिप्रेक्ष्य से उसका उद्देश्य माना जाता है। तो एक उद्देश्य ये होता है कि उनकी समस्याओं का समाधान करना, है ना। बिटमर एक ऐसे विद्वान है, इनका नाम भी पेपर में आता है बिटमर का, बहुत, ये देखो पिटमर लिखा हुआ है, यहाँ पे बिटमर होना चाहिए, बिटमर। ठीक है, ये बिटमर का जो है कॉन्सेप्ट है। अब बिटमर ने समाज कार्य के 2 प्रमुख ऐसे उद्देश्यों पर बात किया है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। बिटमर ने ये बात कही थी 1942 में, 1942 में। कहा कि व्यक्तियों की उन कठिनाइयों को दूर करना जिन्हें वे समुचित उपयोग में अनुभव कर सके। इसलिए अनुभव वाला शब्द हमेशा मैं सत्य भी आप लोगों से कहता हूं, है ना। तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे, और मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि इस चीज को आप याद रखेंगे
कि व्यक्तियों की उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है जिनमें उसका सही तरीके से समुचित उपयोग कर सके या अनुभव कर सके। दूसरा है कि लोगों के कल्याण के लिए उपलब्ध या सामुदायिक संसाधनों की व्याख्या करना, ये दूसरा उद्देश्य बन जाएगा बिटमर की। फिर गार्टन हैमिल्टन की परिभाषा उद्देश्य आए दो। इन्होंने कहा कि आर्थिक और शारीरिक कल्याण या स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को अच्छा बनाना या अच्छा स्तर देना, संतोषजनक संबंधों और अनुभव के माध्यम से सामाजिक विकास का अवसर प्रोवाइड कराना, इस चीज पर चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर इस प्रक्रिया में शारीरिक कल्याण हो गया, आर्थिक कल्याण हो गया, स्वास्थ्य जीवन स्तर को अच्छा करने के संबंध में आपका ये पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा संतोषजनक संबंधों और अनुभव के माध्यम से सामाजिक विकास का अवसर देना, ये भी एक प्रकार का इसका उद्देश्य बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आता है बीजी खेर के बारे में। बीजी खेर का नाम आप लोगों ने सुना भी है। समाज कार्य का एक भी उद्देश्य इन्होंने भी बताया। इन्होंने कहा कि जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है कि सामाजिक अन्याय को दूर करना, पीड़ा को दूर करना, यातना को रोकना, समाज की कमजोर समस्याओं को अपने और अपने परिवार के पुनर्वास में मदद करना, है ना। तो सारांश में इनका कहने का तात्पर्य यह कि इनका जो उद्देश्य बना बीजी खेर का, इन्होंने कहा कि भौतिक आवश्यकता हो गई, बीमारी हो गई, अज्ञानता हो गया, मलिनता हो गया, निष्क्रियता की 5 जो है दानवाकार बुराइयों के लड़ने में सहायता करना। आपने एक नाम सुना होगा, मुझे उम्मीद है, बेब्रिज रिपोर्ट के अंतर्गत। बेब्रिज रिपोर्ट के अंतर्गत 5 महामंदियों के बारे में बात की गई है। पता है आपको? बेब्रिज रिपोर्ट 1942, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मालूम होगा। मैंने भी हाल ही में एक पीएचडी का पेपर लिया था और वहां पे मैंने आप लोगों से बात भी किया था इसके बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो परीक्षाओं में कई बार बेब्रिज रिपोर्ट को लेकर पूछा जाता है। ठीक है, तो 1942 में बेसिकली जो बेब्रिज रिपोर्ट थी वो सरकारी रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित हुई थी। वो बेसिकली कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती थी। विलियम बेब्रिज के द्वारा बेब्रिज रिपोर्ट लाई गई थी, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि वहां एक शब्द याद जरूर रखिएगा कि राष्ट्रीय बीमा के स्तर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य को लेकर बातचीत अगर कोई करता है तो वो बेब्रिज रिपोर्ट करती है, वो बेब्रिज रिपोर्ट करती है। ठीक है, बेब्रिज रिपोर्ट में भविष्य को लेकर बात की गई है, सामाजिक विज्ञान को लेकर बात की गई है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर बात की गई है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बेब्रिज रिपोर्ट में बात की। अब बताइए जरा मुझे 5 ऐसी कौन कौन से महामंदियां हैं जो बेब्रिज रिपोर्ट के अंतर्गत जिक्र करती है, जरा प्लीज एक बार मुझे रूबरू करवाएं उसमें। सर, आलस, अज्ञानता, बीमारी, गंदगी और इच्छा। ओके, और भी कोई लोग? गंदगी, अज्ञानता, अभाव, आलस्य, बीमारी। बिल्कुल, यहां अभी आपने जो जवाब दिया है मुझे बेब्रिज रिपोर्ट के अंतर्गत गंदगी, नोट कर लीजिए आप लोग यहां पे, है ना। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्रम को प्लीज नोट करें और उसके बाद आप लोग जो है इस चीज को बताएं मुझे, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं बेब्रिज रिपोर्ट में। पहला शब्द आपका है आपका यहां पर वांट। वांट का मतलब क्या होता है? चाहत। फिर गरीबी, फिर अज्ञानता, फिर गंदगी, फिर आलस। ये 5 बुराइयां हैं। इन 5 बुराइयों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? हम चाहत को अभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभाव बोलते हैं। प्लीज क्लियर है? एक बार बताते चलिएगा प्लीज, आप लोग बोलते नहीं हो जल्दी। मैं आप ही लोगों का इंतजार करता हूं ना, मैं किसी का इंतजार थोड़ी करता हूं। मैं आप लोग जब बोलोगे तब मैं बोलूंगा, है ना। तो ये जो है 5 ऐसी महाबुराइयां हैं, इनके बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन संगठन के बारे में ये जोसेफ एक राउंट्री फाउंडेशन ने हमेशा गरीबी को बेसिकली एक अहम भूमिका दिया है इन्होंने।
लेकिन ये एक्चुअली इसके अंतर्गत ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं कि बताइए इनमें से कौन कौन सी चीजें मुख्य हैं, है ना। ऐसा तो नहीं अभी तक परीक्षा में आया भी नहीं है और ना ही पूछा भी जाता है। लेकिन ये जो 5 ऐसे हैं महाबुराइयां, इनके बारे में आप जरूर ध्यान में रखिएगा, पांचों के पांचों। ठीक है, क्लियर रहेगा। आप बता दीजिए, गरीबी, फिर बीमारी, फिर उसके बाद आप अज्ञानता, फिर गंदगी, और फिर लास्ट में आप आलस। इसे आप जरूर नोट करेंगे और उसके आधार पे आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था इसके बारे में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। फ्रीडलैंडर ने क्या बताया? फ्रीडलैंडर ने कहा कि समाज कार्य का उद्देश्य व्यक्तियों के कल्याण और समाज जिसमें से वे रहते हैं के कल्याण में आपसी समायोजन करना, बेसिकली क्या कहलाता है, ये समाज कार्य का उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्रिमिनोलॉजी पर। कल आपकी ये टॉपिक, ये यूनिट आपका समाप्त होगा एक पॉइंट का, उसके बाद हम आगे इनमें जिक्र करेंगे। ठीक है, जो मेन चीजें हैं, जैसे ही आपकी 2 दिन की क्लासेस ये समाप्त होगी, फिर इन पर भी मैं एक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा इसके संबंध में कि कैसे कैसे सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। बोलना था कि जो मैराथन की बात कर रहे थे ना संडे को, तो उसके बारे में सोचिएगा सर, वो काफी हेल्पफुल होगा। इसमें क्या सोचना है, अरे भाई इसमें करवाएंगे ही, है ना। ठीक है, आई थिंक आप लोग जो है अपना मेल चेक करिए। ESIC वाले जो बच्चे हैं शायद उनके पास पहुंच गया। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया है अभी, एक बार चेक करिएगा प्लीज अपना मेल। क्या वहां पर आप देख सकते हैं ESI का एडमिट कार्ड आ गया है, आ चुका है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। तो जाते जाते आप लोग एक और जानकारी यहां पर ले लीजिए, ESIC का जो है एडमिट कार्ड शायद आ चुका है ना। सर MSW का तो कोई डेट नहीं है ना अभी, पता नहीं कब तक होगा, कुछ पता नहीं करें। किसका सर? MSW वाला मेडिकल अभी नहीं, अभी आप उत्तराखंड के लिए सर आप केवल प्रैक्टिस करिए। अभी प्रैक्टिस आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं सर। बीपी सर हो ना आप? जी। हाँ बीपी सर, कहाँ आप रह जाते हो बताओ? क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आजकल, मजा नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। ठीक है सर, प्रैक्टिस में आप देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप पता कैसे चलेगा कि आपको भाई ये सारी चीजें। अब आप देखिए, आज भी नहीं ज्वाइन किया, अभी आपको मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, प्लीज आप उसे देखिएगा खाली समय में। ठीक है ना, मजा आएगा। क्योंकि हाँ सर प्लीज, क्योंकि ना दिन में क्लास सर थोड़ा सा ऑफिस टाइमिंग ऐसा है कि शाम को ही फ्री हो पाते हैं। हाँ बिल्कुल, उतना टाइम नहीं पाता। ठीक है, नहीं आप पढ़िए। आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन बोले थे सर, वो वाला सब भेज दीजिए जो भी एग्जाम अभी तक हुआ है सर। मेडिकल सोशल वर्क का, बिल्कुल मैं अभी आपको वो भी जो है व्हाट्सअप कर दूँ। तो मैं कितने बजे आप करते हैं वो क्लास, कितने बजे वाली